नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, चर्चा हम बिहार की करेंगे और बात करेंगे हरियाणा के चुनावी नतीजे की कि किस तरीके से भाजपा वहां जीती और अमित शाह ने कौन सी कूटनीति, कौन सी रणनीति अपनाई कि कांग्रेस, जिसके बारे में यह कहा जा रहा था कि वह तो जीत ही गई है, वह जीत ही रही है। सारे पॉलिटिकल पंडित, सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट और सारे एग्जिट पोल फेल हो गए। देखिए, कहा जा रहा है कि अमित शाह ने जो रणनीति अपनाई, कूटनीति अपनाई, इसकी शुरुआत उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में 2022 में ही कर दी थी, जब वह सिर्फ भाजपा के उम्मीदवारों को चुनाव नहीं लड़ा रहे थे, योगी आदित्यनाथ भी थे। देखिए, बीजेपी को यह पता था कि 2022 में ही कि बीएसपी रेस से बाहर है, लेकिन बीएसपी के उम्मीदवार भाजपा की जीत में मददगार बन सकते हैं, यह पढ़ा गया था, यह समझा गया था। तो भाजपा की ओर से तब भी यह बात नोटिस की गई थी कि वैसे बसपा के उम्मीदवार जो चुनाव जीत नहीं रहे थे, लेकिन सपा के उम्मीदवारों का वोट काट रहे थे, उन्हें पंप किया बीजेपी ने, उन्हें क्षमतावान बनाया, उन्हें लड़ने की ताकत दी और वे अधिक वोट ला सके, जिसका परिणाम रहा कि सपा हारी और बीजेपी जीती। तो उत्तर प्रदेश का यह प्रयोग, देखिए 2015 में छोटा सा प्रयोग हमने बिहार में भी देखा था, जब नीतीश कुमार महागठबंधन की ओर से लड़ रहे थे। लेकिन हरियाणा में यह प्रयोग तो बहुत ही सटीक और सफल साबित हुआ। कई उम्मीदवार ऐसे जिसके बारे में यह चर्चा बस आम है कि उसके पीछे भाजपा थी और उन्होंने खेल ऐसा बिगाड़ा कि भाजपा जीत गई और कांग्रेस हार गई। तो देखिए, आगे झारखंड का चुनाव है, आगे महाराष्ट्र का चुनाव है और आगे बिहार का चुनाव है। बिहार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। जब हम चर्चा करते हैं बिहार की, तो माना यह जाना चाहिए, देखिए चेहरे को लेकर भी बिहार में संकट की स्थिति है कि चेहरे में ओज, चेहरे में तेज कितनी रह गई है और परिस्थितियां कितनी विपरीत है, कितना अनुकूल है। लेकिन अमित शाह की रणनीति, कूटनीति चाणक्य तो है ही। अब तमाम विपक्षी दलों को समझना होगा, जो सत्ता की रेस में बिहार में सबसे आगे रहते हैं, दावा करते हैं तेजस्वी यादव कि भाई बीजेपी को तो हम ही हरा सकते हैं। उन्हें भी यह बात अब समझनी होगी कि अब सिर्फ आरजेडी को अपना उम्मीदवार देने से काम चलने वाला नहीं है। आरजेडी को ऐसे उम्मीदवारों के पीछे भी अपनी ताकत लगानी होगी जो एनडीए के उम्मीदवार का वोट काटे, जो अब तीसरी शक्ति के रूप में प्रशांत किशोर आए हैं। यदि उनकी आंधी चलती है तो उन्हें क्षति पहुंचाए। तो इसका आशय यह हो गया कि अब जो मुख्य पार्टियां होंगी उनके ही उम्मीदवार महत्वपूर्ण नहीं रह जाएंगे और जो तीसरे नंबर, चौथे नंबर के उम्मीदवार होंगे उनके पीछे भी बड़ी बड़ी ताकतें लगी होगी ताकि सत्ता का सिंहासन प्राप्त किया जा सके। जो हरियाणा में प्रयोग होगा, तो तेजस्वी यादव को अमित शाह के प्रयोग से सीखना होगा। सिर्फ तेजस्वी यादव ही क्यों कहें, तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं देश में, जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, बस यह कह देने से कि ईवीएम में गड़बड़ झाला है, काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि जम्मू कश्मीर का नतीजा भी साथ आया। जम्मू कश्मीर के नतीजों के बारे में तो आप नहीं कह सकते हैं कि ईवीएम गड़बड़ था। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं कह रहे हैं तो फिर हरियाणा के बारे में कैसे कहेंगे। लेकिन जो आदमी माइक्रो एनालिसिस करता है वह इस बात को समझ रहा है कि हरियाणा के खेल में उन पुछल्लों ने कैसे खेल बिगाड़ा कांग्रेस का, जिसके बारे में कोई तैयारी ही नहीं थी कांग्रेस की, या जो सत्ता छीनने की कोशिश कर रहे थे बीजेपी से। अजीत जी, देखिए, ये प्रयोग इस तरह का पहले बड़ा पायलट प्रोजेक्ट था एक, और सिर्फ जी, एक व्यक्ति के बारे में कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी इनका इस्तेमाल करती है बीजेपी विरोधी वोट बांटने के लिए।
जी। और वो शख्स थे असदुद्दीन ओवैसी। ये कहा जाता था कि बीजेपी एमआईएम का इस्तेमाल करती है। बिल्कुल। हर जगह एमआईएम के जो कैंडिडेट खड़े होते थे उनके बारे में कहा जाता था कि इनको बीजेपी ने खड़ा कराया है ताकि ये आरजेडी का वोट काट सकें या झारखंड में जेएमएम का वोट काट सकें या बाकी जगह कांग्रेस का वोट काट सकें, इसके लिए इनको खड़ा कराया गया। ये हर जगह चर्चा आम होती थी और ओवैसी साहब को इसका जवाब भी देना पड़ता था। हर जगह जहां जाते थे वो कैंपेन करने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो ये सवाल जरूर पूछा जाता था जी। कि आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं, वोट काट रहे हैं। तो ये उनके बारे में कहा जाता था। फिर एक-एक करके कुछ और पार्टियों के बारे में भी इस तरह की बात आई कि अमुक नेता जो पार्टी बना करके अभी खड़े हुए हैं, उनके पीछे बीजेपी ने फंड लगाया है ताकि लालू यादव का वोट कटे या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वोट कटे। तो ये जो पायलट प्रोजेक्ट्स के तौर पर ये जो चीजें चल रही थी, कहीं-कहीं पार्टियों को खड़ा करके और उन पार्टियों को चुनिंदा उन सीटों पर खड़ा कराया जाता था। जी। जैसे वैसी की पार्टी उन सीटों पर खड़ी होती थी जहां मुस्लिम वोट बहुत है और वहां जाकर के भड़काऊ भाषण करने हैं ताकि वोट बढ़ जाए। तो बिल्कुल। उसी तरह से जो दूसरी पार्टियां थी उनको भी चुनिंदा सीटों पर चुनिंदा जगहों पर खड़ा कराया जाता था। और जो हम कल हरियाणा के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे तो ये जो फीडबैक थी हमको कि जी। 90 सीटों पर नहीं 120 कैंडिडेट को बीजेपी लड़ा रही थी। इसका 120 मतलब जी, बिल्कुल, कल भी आपने कहा था। 89 अपने हो 89 सीटों पर बीजेपी डायरेक्टली लड़ रही थी। एक उसके अलायंस पार्टनर गोपाल कांडा सिरसा से लड़ रहे थे और उसके अलावा 30 दूसरे उम्मीदवारों पर दाव लगाया था भारतीय जनता पार्टी ने। उनको सारी फंडिंग की थी। इस तरह से लड़ाया गया था जैसे वो बीजेपी के कैंडिडेट हो। जी। इस तरह से लड़ाया गया था, मतलब इतनी मदद उनकी हुई थी पर्दे के पीछे से। और उसका क्या नतीजा निकला ज्ञानेश्वर जी, 10 सीटें ऐसी हैं हरियाणा की 90, सोचिए छोटा प्रदेश है और सिर्फ 90 विधानसभा की मतलब 90 कॉन्स्टिट्यूंसी की विधानसभा है। उसमें 10 सीटें ऐसी हैं जहां निर्दलीय उम्मीदवार तीसरे और चौथे नंबर पर है। बिल्कुल। निर्दलीय उम्मीदवार कहीं होता है आम 2000-4000 वोट लेते हैं निर्दलीय उम्मीदवार। हरियाणा में निर्दलीय उम्मीदवारों को 30,000 वोट आया, 33,000 वोट आया, 32,000 वोट आया, 27,000 वोट आया है। 10,000 से ऊपर वाले तो 10 कैंडिडेट हैं जिन्होंने डायरेक्टली कांग्रेस को हराया है। उनको इतना वोट आया है कि उनका वोट जोड़ दें तो कांग्रेस बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत जाती है। 10 सीटों पर हुआ है और ये पूरे हरियाणा में, ऐसा नहीं कि किसी एक इलाके में, पूरे हरियाणा में इस तरह की सीट है। तो ये उचाना कला की सीट है। अब जहां देखिए 32 वोट से कांग्रेस का कैंडिडेट हारा है। अब तोशाम की सीट है जहां से किरण चौधरी की बेटी जीती है, मतलब सुरती चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी चुनाव लड़ रहे थे। ऐसी 10 सीटें हैं। 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर इंडियन नेशनल लोक दल को इतने वोट आए, उसको कितने वोट आए कि कांग्रेस हारी। एक सीट बसपा की है जिसको इतने सीट आए जिनसे कांग्रेस हारी और 5 सीटें आम आदमी पार्टी की हैं जिसको इतना वोट आए कि कांग्रेस को हरा दिए। तो आप सोचिए 19 सीटें हैं। अब 19 सीटों में से अगर फेयर इलेक्शन होता, और ये फेयर तो ये भी है, लेकिन अगर ये स्ट्रेटजी नहीं होती तो 19 में से अगर आधी सीटें भी कांग्रेस जीती होती तो तस्वीर दूसरी होती, कांग्रेस की सरकार बन रही होती। आधी सीटों पर भी 9-10 सीट पर भी कांग्रेस की सरकार बन जाती। तो ये जो स्ट्रेटजी थी, इस स्ट्रेटजी को इतने बारीक तरीके से और इतने व्यवस्थित तरीके से हरियाणा में आजमाया गया है कि ये केस स्टडी बन गया है। और आप देखिए ये भी चर्चा थी दिल्ली में कि अरविंद केजरीवाल को जमानत कैसे मिली। नहीं, पहली चर्चा हुई कि अरविंद केजरीवाल से तालमेल क्यों नहीं हुआ कांग्रेस का। उसी समय कई लोगों ने कहा कि अब देखिएगा अगर तालमेल नहीं करेंगे वो कांग्रेस से तो जेल से भी बाहर आ जाएंगे। मतलब ये जुडिशियरी की बात नहीं है। जुडिशियरी तो एजेंसी के हिसाब से करती है। एजेंसी अगर बिल का विरोध कर रही है तो जुडिशियरी नहीं देती है बेल। अगर एजेंसी बेल पर एजेंसी को दिक्कत नहीं है तो जुडिशियरी भी दे देती है। तो एजेंसीज ने क्यों सॉफ्ट रुख अख्तियार किया अरविंद केजरीवाल के बारे में, ये दिल्ली में चर्चा थी। बजाता जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है उसमें ये चर्चा थी कि कांग्रेस से अलायंस नहीं करें तो बाहर आ जाएंगे। और उन्होंने कांग्रेस से अलायंस नहीं किया और 5 सीटें हरवा दी। 5 सीटें उनको जो उचाना कला जिसकी बात हमने कही, पूर्व आईएएस अधिकारी, पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे थे और 32 वोट से चुनाव हारे। दुष्यंत चौटाला 5वें नंबर पर चलेगा, वहां 2500 वोट आया आम आदमी पार्टी को और 32 वोट से कांग्रेस हार गई। तो ये इस तरह की कई सीटें हैं। ये प्रयोग है सारा और ये प्रयोग जम्मू कश्मीर में भी हुआ है और जम्मू के रीजन में खास तौर से कश्मीर घाटी में बीजेपी का उतना बहुत स्टेक पर था नहीं। बीजेपी सिर्फ 19 सीट लड़ रही थी और कोई जीती नहीं है। लेकिन उसको कांग्रेस को खत्म करना था जम्मू रीजन, क्योंकि कांग्रेस जम्मू रीजन में स्ट्रॉन्ग पार्टी रही है। उसने 12 सीटें पिछली बार जीती थी जिसमें 6 या 7 सीट जम्मू रीजन की थी। इस बार सिर्फ 1 सीट कांग्रेस को मिली है और वो इसलिए हुआ है क्योंकि वहां भी निर्दलीय और जो दूसरी छोटी पार्टियां हैं वहां की जो मुस्लिम वोट काट सकती हैं उनको बीजेपी की तरफ से सपोर्ट मिला है। तो ये जो प्रयोग हुआ, अब ये केस स्टडी बन गया, ये बहुत ही व्यवस्थित हो गया। अब ये पेटेंट कराने लायक प्रयोग हो गया। पहले तो होता था कि रैंडम है प्रयोग, आप आजमा रहे हैं, इनको कभी इनको कभी इनको। अब ये पेटेंट कराने लायक प्रयोग हो गया है
और ये इतना सफल प्रयोग है कि बिहार की सभी पार्टियों को, उसके पहले जहां चुनाव है वहां भी, महाराष्ट्र और झारखंड में भी पार्टियों को सोचना चाहिए कि इसका क्या जवाब है उनके पास बिल्कुल इतने साधन नहीं है। जी, साधन नहीं तो है और सोचना तो पड़ेगा। देखिए और जिद छोड़नी पड़ेगी। यदि हम बिहार के मामले में देखें और जो विपक्षी पार्टियों की जिद हो जाती है या कांग्रेस की ही जिद हो जाती है। याद कीजिए यदि 2020 में कांग्रेस पार्टी ने लड़कर प्रियंका गांधी हाँ, अंतिम में लड़ गई थी, अड़ गई थी, 70 सीटें बिल्कुल। न ली होती तो शायद हाँ, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए होते। हाँ, बन गए बन होते। गए हाँ, होते। और फिर देखिए 2024 के इलेक्शन में ही देखिए बीजेपी की रणनीति कूटनीति क्या है, अमित शाह किस तरीके से चाणक्य हैं कि वह तीसरे और चौथे उम्मीदवार को भी चुनाव लड़वा रहे हैं ताकि वोटों का विभाजन हो हमारे पक्ष में, मतलब जो हमारा खिलाफ लड़ रहा है उसका वोट बच जाए। लेकिन बिहार में जो व्यक्तिगत रंजिश होती है, अभी आपने देखा किस तरीके से पप्पू यादव के खिलाफ व्यक्तिगत रंजिश, परिणाम क्या निकला? परिणाम क्या निकला? आपका उद्देश्य तो सिर्फ यह था कि पप्पू यादव को हराने, भले ही वहां जेडीयू जीत जाए। जीत जाए, लेकिन ठीक बात ठीक है। है, वह पप्पू यादव एक अलग शख्सियत है, लोगों के मददगार हैं कि वो चुनाव जीत गए और आरजेडी की जमानत जब्त हो गई। फिर रुपौली में भी आपने देखा कि बीमा भारती नहीं जीत सकती है, यह जानते हुए भी आप आजमाते रहे। तो अब जब अमित शाह और बीजेपी इस रणनीति पर काम कर रही है, बिहार का जब वक्त आएगा तो देखिए बिहार में तो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में उम्मीदवारों की घोषणा अंतिम दिन तक होती है। इसी बार हम लोगों ने देखा कि तारिक अनवर की उम्मीदवारी की घोषणा कब की गई। उनका जो सिंबल है लेकर जाने के लिए अखिलेश प्रसाद सिंह को हेलीकॉप्टर से पटना से उड़ना पड़ा क्योंकि आखिरी दिन था। और बीजेपी जब यह तैयारी कर रही होती तो कब से तैयारी कर रही होती है कि हाँ इनकी भी मदद करेंगे, ये मजबूत आदमी है, ये फला आदमी है, ये चुनाव लड़ेंगे तो ये हमारे सहारे चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो परिवर्तन है राजनीति में और चुनाव लड़ने के तरीके में, तौर तरीके में, इस कूटनीति और रणनीति को यदि विपक्षी दलों ने नहीं समझा तो भाजपा तो आगे ही बढ़ती जाएगी और ये पीछे ही छूटते चले जाएंगे। बिल्कुल, ये एकदम ये बात ठीक है। अभी तो हम लोग देखे, हरियाणा हमारे सामने प्रयोग था एक, हरियाणा में हम लोगों ने देखा। जी बिहार का भी, जैसे अभी हमने कहा कि झारखंड में भी इस तरह की चीजें होंगी, झारखंड में भी ये दाव आजमाया जाएगा, महाराष्ट्र में भी होगा। जहां आमने सामने का चुनाव होता है, दो पार्टियों का चुनाव होता है, जनरली बीजेपी कांग्रेस का जहां चुनाव होगा या बीजेपी समाजवादी पार्टी का जैसे चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में बीजेपी का ये दाव सफल होने की ज्यादा गुंजाइश रहती है, बिल्कुल। क्योंकि वहां जहां कोई तीसरी ताकत नहीं होती है हम्म। या कोई तीसरा अलायंस नहीं होता है, जहां चौथी ताकत नहीं होती है, वहां ये दाव ज्यादा चलता है, क्योंकि लड़ना दो ही गठबंधन से है। तो कैंडिडेट्स के लिए मौका नहीं होता है। कौन कैंडिडेट्स तो दो ही लड़ सकते हैं, दो गठबंधन है अगर आमने सामने में, तो दो ही जगह से लड़ना ठीक है। जी। बाकी गठबंधन का कोई मतलब नहीं है लड़ने का, कोई गठबंधन बिल्कुल। होता भी नहीं है। हम्म। तो फिर इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए आपके पास अच्छे कैंडिडेट अवेलेबल हो जाते हैं। हम्म। जैसे हरियाणा में हो गया, हरियाणा में आप देखिए कितनी बगावत हुई, इतनी बगावत हुई कि दोनों तरफ से अच्छे कैंडिडेट मार्केट में उपलब्ध थे जो निर्दलीय लड़ सकते थे। तो कांग्रेस उनको नहीं यूटिलाइज कर सकी, बीजेपी ने उनको यूटिलाइज कर लिया। हम्म। और जब बिहार की बात करते हैं तो बिहार तो पॉलिटिकली इतना सजग राज्य है, इतना जागरूक राज्य है कि वहां तो हर तीसरा आदमी दावेदार होता है, हर जी। तीसरा आदमी कैंडिडेट है। हम्म। जितने मुखिया हैं वो सब विधानसभा के कैंडिडेट हैं, जितने विधायक और पूर्व विधायक हैं वो सब एमपी के कैंडिडेट होते हैं। तो जितना काउंसलर जीता हुआ है वो काउंसलर भी सारे एमएलए के कैंडिडेट होते हैं। तो कैंडिडेट की तो भरमार होती है बिहार में, बिल्कुल। माइंस है, एक तरह से समझिए कि खदान है कैंडिडेट्स की। तो वहां तो अच्छे कैंडिडेट खोजना और भी आसान होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, अगर ये स्ट्रेटजी वहां आजमाती है वो। और जी। वहां भी देखिए मोटे तौर पर अब तीन त्रिकोणीय संघर्ष हो गया है। पहले तो दो ही गठबंधन थे, एनडीए था या इंडिया ब्लॉक था। तो अब इसके बीच प्रशांत किशोर आ गए हैं। इसके बावजूद आप समझिए कि मोटे तौर पर यही होगा ना कि तीन कैंडिडेट लड़ेंगे, तीन कैंडिडेट का मुकाबला होगा, एक एनडीए का, एक इंडिया ब्लॉक का, एक प्रशांत किशोर का। बिल्कुल। लेकिन एक सीट पर सिर्फ तीन ही कैंडिडेट तो नहीं होते हैं। हम्म। एक सीट पर तो दर्जनों अच्छे कैंडिडेट होते हैं, दर्जनों अच्छे कैंडिडेट होते हैं, जो कई लोग उसमें से मजबूत होते हैं लेकिन पार्टी के अनुशासन की वजह से मन मार के रह जाते हैं। जी। अगर कोई उनको आकर के आगे से कहे कि आप लड़िए, हम मदद करेंगे, आप चुनाव लड़िए, आप अच्छे कैंडिडेट हैं, आप में पोटेंशियल है, आपको लड़ना चाहिए और हम मदद करेंगे, तो फिर उसको खड़ा होने से कौन रोक सकता है? फिर तो वो खड़ा होगा। तो ये जो स्ट्रेटजी है, और एक बात और है ना जी टेक्नोलॉजी कि है, बिहार में वैकेंसी हो नहीं रही है पिछले 20 साल से, चाहे बीजेपी के भीतर हो चाहे आरजेडी के भीतर हो। जो वो प्रशांत किशोर कह रहे हैं ना, वह बात भी हवा बहुत तेज बह रही है कि मात्र 1250 परिवारों से पिछले 30 वर्षों में लोग विधायक और सांसद बनते रहे। और देखिए जो प्रारंभिक रुझान है, हम लोगों ने इस बात को पहले भी नोटिस किया कि
प्रशांत किशोर को भाजपा की बी टीम कहा जा रहा था, लेकिन प्रारंभिक रुझान जिस तरीके से गोलबंदी हो रही है, वो तो एनडीए अलायंस को ही, यदि सबन गोल बंद हो रहे हैं तो एनडीए अलायंस को ही सबसे पहले नुकसान पहुंचाते दिख रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को भी यह सोचना होगा, क्योंकि देखिए वह डाटा का खेला खेलते हैं और वे कह रहे हैं कि इस खेल को हम बंद कर देंगे कि जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, मतलब सीधे सीधे शब्दों में समझाने के लिए यह कि जहां 60,000 मुस्लिम हैं और 20,000 यादव हैं, वहां हम मुसलमान लड़ाएंगे और आप जो हैं मुसलमानों के मत से अब तक यादव को चुनाव जितवाते रहे, लेकिन वहां आप यादव का मत मुसलमान उम्मीदवार को नहीं दिला पाते हैं जहां यादव अधिक हैं और मुसलमान कम हैं। तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जहां मुसलमान लड़ाएंगे वहां उनके खिलाफ हम मुसलमान नहीं खड़ा करेंगे, लेकिन जो मुसलमान बाहुल्य इलाका है वहां यदि वे यादव लड़ाएंगे तो हम मुसलमान लड़ा देंगे। तो देखिए एक चुनौती तो भाई तेजस्वी यादव के लिए यही बड़ी चुनौती हो जाएगी और 40 टिकटों की बात हो रही है। ये स्ट्रेटजी तो अपनी उन्होंने बनाई है और ये अच्छी स्ट्रेटजी है कि ये अगर अगर उन्होंने उनके पास इस बात के आंकड़े हैं, हम लोग भी अगर खोजेंगे तो मिल ही जाएगा आंकड़ा कि जहां मुस्लिम ज्यादा आबादी है वहां आरजेडी का यादव कैंडिडेट लड़ा है और चुनाव जीत गया है, क्योंकि मुसलमान तो आरजेडी के साथ आंख मूंद करके जाता है और कांग्रेस उस अलायंस में हो तो क्या कहना है, उसके साथ ही जाता है, उसको बीजेपी को हराना होता है तो उसके साथ जाता है। लेकिन दूसरी बात ये भी है, जिस बात को सेंस किया होगा जरूर प्रशांत किशोर ने, तभी ये स्ट्रेटजी वो बना रहे हैं कि मुस्लिम भी अब इस बात से फेडअप है कि उसके नंबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, उसका प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ रहा है, घट रहा है। उसका प्रतिनिधित्व लगातार घट रहा है और उसको बंधुआ मान करके उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि भाई आप अगर हमको वोट नहीं करेंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। तो अब ये उसका भी इस बात से मोह भंग हो रहा है, क्योंकि नंबर्स जब नहीं बढ़ रहे हैं, जब उसका प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ रहा है विधानसभा और लोकसभा में, तो फिर दूसरी जात मतलब यादव जिता करके ही उसको क्या फायदा हो रहा है अगर वो व्यक्ति उसके हित की और उसके हक की बात भी नहीं कर रहा है। तो ये प्रयोग करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो हम लोगों ने देखा सीमांचल के इलाके में कि किस तरह से ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक जीत गए। तो और अभी इस बार भी लोकसभा चुनाव में 4 लाख के करीब वोट आया उनके अख्तर उल ईमान को, वहां लोकसभा चुनाव जब इतना बाइपोलर था तब भी 4 लाख के करीब वोट आया, 3,95,97,000। तो ये वो भी अपनी लीडरशिप खोज रहे हैं और अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाह रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ने इस बात को सेंस किया होगा कि उनके अंदर बेचैनी है अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने की। तो अगर इस बार ऐसा होता है कि मुस्लिम 60,000 है और 20,000 यादव है और इस ग्राउंड पर तेजस्वी ने यादव खड़ा कर दिया और प्रशांत किशोर ने मुसलमान खड़ा कर दिया, तो सारा मुसलमान उनके साथ जाएगा, क्यों नहीं जाएगा उनके साथ। ये उनका अपना ये डाटा के आधार पर है और एक बहुत ही अच्छा पॉलिटिकल गेम प्लान है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये बहुत ही अच्छा पॉलिटिकल गेम प्लान है। लेकिन जो काउंटर करना होगा, प्रशांत किशोर को भी जो काउंटर करना होगा और तेजस्वी यादव को भी जो काउंटर करना होगा, वो नई बीजेपी को काउंटर करना होगा। देखिए जेडीयू तो कितना चुनाव लड़ेगी ये आप अभी नहीं कह सकते हैं, जेडीयू की क्या स्थिति रहती है, क्योंकि नीतीश कुमार का चेहरा अब वो अपनी चमक खोता जा रहा है, नीतीश कुमार के चेहरे की चमक कम होती जा रही है। वो तेज नहीं है कि आप उनके नाम पर जाकर के सीधे चुनाव जीत जाए कि हम आ गए अब और हमारा एनडीए का ये इतना अलायंस है, इतना हमारा वोट परसेंटेज, हम चुनाव जीत गए, ऐसा नहीं होगा। अब तो बहुत माइक्रो मैनेजमेंट के साथ, बहुत बारीक सूक्ष्म प्रबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाएगा और उस बारीक प्रबंधन में जेडीयू का ही नहीं है। वो तो हम सब लोगों ने कई बार देख चुका है, कई बार हम लोग देख चुके हैं, कई बार सेंस कर चुके हैं उसको। लेकिन बीजेपी है उस बारीक प्रबंधन में और बीजेपी के पास जो माइक्रो मैनेजमेंट का तंत्र है, तो फिर आप देखिए अभी चूंकि ताजा प्रयोग हरियाणा का है, आप वहीं देखिए कि कांग्रेस के पास 2 वोट आधार था मेन, जाट और दलित का। तो इस जाट और दलित के वोट में कैसे सेंध लगे, तो इसके लिए एक जाटों की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल चौटाला की, उसका तालमेल कराया गया बहुजन समाज पार्टी के साथ, मतलब जाट और दलित का एक गठबंधन बना। फिर दूसरी जाटों की पार्टी दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी, उनके साथ एक दूसरी दलित पार्टी का तालमेल कराया गया, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का, आजाद समाज पार्टी का। तो 2 गठबंधन जाट और दलित के बनाए गए, उन दोनों गठबंधन को मिलाकर के 7% वोट आया है। तो ये 7% वोट तो जाट और दलित का ही गया, उनको मेनली थोड़ा बहुत जो कैंडिडेट का गया होगा जाट का ही वोट गया है, तो और वो दलित का वोट गया है, तो कांग्रेस का वोट आधार था। ये स्ट्रेटजी, ये इंडिपेंडेंट खड़े करने के अलावा की स्ट्रेटजी है और आम आदमी पार्टी को मैनेज करने के अलावा की स्थिति है। बिल्कुल। तो अब आप सोचिए इस तरह की स्ट्रेटजी बिहार में, जैसे अब आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर मुसलमान खड़ा करेंगे, जहां लालू यादव का यादव है, वहां फिर वैसी मान लीजिए कि मुसलमान खड़ा करते हैं, उनके पास ऐसी फंडिंग होती है और उनके पास ऐसा मजबूती होती है कि वो खड़ा करें, तो फिर क्या होगा। और फिर वहां बीजेपी जेडीयू का एक कैंडिडेट होता है, एनडीए का एक कैंडिडेट होता है, तो
कौन जाएगा? बिल्कुल वही कंसोलिडेटेड वोट बैंक के साथ जो जाएगा उसको फायदा होगा। तो ये स्ट्रेटजी है, तो एक स्ट्रेटजी है, लेकिन ऐसी कितनी भी स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी। देखिए बिहार में नेताओं की कमी नहीं है, महत्वाकांक्षी नेताओं की कमी नहीं है। हम सब लोगों ने देखा है कि महाराष्ट्र की फंडिंग से बिहार में नेता पार्टी खड़ी कर लेते हैं बिल्कुल और बिल्कुल। पार्टी चल भी जाती है। तो कहाँ से फंडिंग हो जाएगी किस व्यक्ति को, और उसकी एक पार्टी खड़ी हो जाएगी, और उस पार्टी का फिर किसके साथ अलायंस हो जाएगा, और उसके पास उसके टिकट से कौन अच्छा कैंडिडेट लड़ जाएगा, ये तो उस समय जब जब चुनाव नजदीक आएगा तब हम लोग देखेंगे। क्योंकि बीजेपी का जो सर्वे है वो सर्वे चलता रहता है राउंड द क्लॉक, जी 65 दिन वो सर्वे चलता रहता है। 2-3 एजेंसीज हैं जिसमें 2 एजेंसीज तो हमको लगता है कि लगातार ही काम कर रही है। एक कर्नाटक की एजेंसी है, बाराही नाम है उस एजेंसी का, बाराही, जिसको रंगेश श्रीधर जिसको हेड करते हैं। पता नहीं कभी प्रशांत किशोर के साथ उनका रहा है तालमेल, वो साथ काम कर चुके हैं। रंगेश श्रीधर जो बाराही एजेंसी चलाते हैं, वो जो संगठन महामंत्री हैं बीजेपी के पीएल संतोष, उनके लिए उनके वो एजेंसी उनको रिपोर्ट करती है अपना, उनके पास वो सारे डॉक्यूमेंट पहुंचते हैं हर 3 महीने में होने वाले सर्वे की। और दूसरी एजेंसी है एबीएम, जो एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स, जो हिमांशु सिंह की एजेंसी है, वो भी डायरेक्ट बीजेपी के शीर्ष नेताओं को उनका भी सर्वे आता है। और हर सर्वे में संभावित उम्मीदवार का पता लगाया जाता है, बीजेपी के संभावित उम्मीदवार कौन है। तो जो बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हैं और उनकी अपने किसी गुण दोष के आधार पर बिहार की हर सीट से अगर 243 सीट से 3-3, 4-4 नाम बीजेपी के पास आए हुए हैं, तो बीजेपी तो एक ही को लड़ाएगी। तो बाकी 2 का क्या इस्तेमाल होगा? अगर बाकी वो अच्छा कैंडिडेट है तो उसका तो दूसरा इस्तेमाल भी हो सकता है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। वो अलग-अलग डाइवर्स कास्ट इक्वेशन का आदमी है, वो खड़े होकर के वोट काट सकता है। बाकी किसी पार्टी के पास तो ऐसा कोई सर्वे ही नहीं है, कोई जमीनी फीडबैक ही नहीं है। सर्वे आप सर्वे की बात कर रहे हैं, बाकी तो देखिए यदि आरजेडी में बात होता है तो क्या होता है। अच्छा, नवादा है, राजबल्लभ यादव हैं ही, जहानाबाद है, सुरेंद्र यादव हैं ही, आरा है, किरण यादव हैं ही, हाजीपुर है, फला तो हैं ही। तो इनके यहाँ तो इस तरीके से होता है ना, और अंतिम समय तक। और दूसरी बात देखिए, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि बिहार में महत्वाकांक्षी नेताओं की कमी नहीं है। देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के करीब फिर से आए, और तेजस्वी यादव ने उन्हें बड़ा भाई कहना शुरू किया। यह भी कहा कि उन्हें बड़ा अफसर मिलेगा, बड़ा पद मिलेगा। अब देखिए, मुकेश सहनी यह बार बार कह रहे हैं कि वे डिप्टी सीएम बनेंगे, और उनकी पार्टी उम्मीद कर रही है कि विधानसभा चुनाव के गठबंधन के पहले ही उन्हें इंडिया ब्लॉक की ओर से डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। तो मुकेश सहनी की जब घोषणा होगी तो संकट तो यह भी है ना, किसी मुसलमान को भी घोषित करना होगा। जो कुशवाहा राजनीति आप करना चाह रहे हैं उन्हें भी घोषित करना होगा। और यदि ए टू जेड की बात कर रहे हैं, और आपने देखा कि किस तरीके से तेलंगाना में प्रयोग फेल हुआ, तेलंगाना में या आंध्रा में, कि 5 डिप्टी सीएम बनाए गए, और आंध्र प्रदेश में वो फेल हो गया। तो ये चुनौती जो महत्वाकांक्षी नेताओं की बात है, वह भी बड़ी चुनौती है। होगी और देखिए वो और प्रयोग तो इस नेक्स्ट लेवल का था आंध्र प्रदेश का, कि 2.5 साल 5 अलग अलग जातियों के उप मुख्यमंत्री रहे, फिर 2.5 साल में वो लोग हटा दिए गए और 2.5 साल के लिए 5 अलग अलग जातियों के उप मुख्यमंत्री बनाए गए, और सब फेल हो गया। टोटल आपने 10 उप मुख्यमंत्री बनाए, 1 मुख्यमंत्री, और टोटल सीट ही 11 आई है जी वहां 175 के हाउस में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। तो वो प्रयोग तो उस तरह के प्रयोग चलते नहीं है। आप हर कास्ट की महत्वाकांक्षा अगर बढ़ा देंगे, हर कास्ट की उम्मीदें जगा देंगे कि आपके आदमी को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो दूसरे आदमी, तीसरे आदमी सब हर जाति का होगा, नहीं बनाएंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। ये जो महत्वाकांक्षी नेता है जैसे मुकेश सहनी है, अब अगर कल को तालमेल नहीं हो बढ़िया, और इनको कोई ऐसा ऑफर आए कि आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़िए और अपने हर सीट पर आप अपना कैंडिडेट लड़ाइए और निषाद पॉलिटिक्स करिए, आपको इतना पैसा दिया जाएगा, तो वो इस लोभ को थोड़े कोई रिसिस्ट कर सकता है। ये एक बड़ा लालच होता है कि हर सीट पर लड़ने के लिए हमको कैंडिडेट खोजना है और हमको फंडिंग भी हो रही है लड़ाने के लिए। तो हम एक मुकेश सहनी की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे बहुत नेता है। नहीं, देखिए, मुकेश सहनी ये न भी करे, लेकिन देखिए एक बात तो यह भी है ना कि मुकेश सहनी जब अकेले लड़े हैं तो उनकी जाति में एक स्वाभिमान जग जाता है कि हमारे नेता को सभी ने छोड़ा। मुकेश सहनी देखिए कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक के साथ ही रहेंगे, लेकिन एनडीए की ओर से भी उन्हें ऑफर है। वे कहते भी हैं कि हमने केंद्रीय मंत्री के पद को ठोकर मारा है समाज के लिए। और देखिए, जिस आप सर्वे की बात कर रहे थे कि 24 घंटे 7 दिन बीजेपी सर्वे कराती रहती है, और जिसका नाम आपने लिया कि भाई जो बेंगलोर वाले कर्नाटक वाले, तो प्रशांत किशोर जिन्होंने जनसुराज पार्टी बना दी, वे इसके तो मास्टर हैं, पीएचडी होल्डर हैं। वे तो कह रहे हैं कि हम फरवरी के अंत में या मार्च के पहले हफ्ते में
5-5 उम्मीदवार ही घोषित कर देंगे, जिस पर जनता बहस करेगी कि इसमें कौन बेहतर। तो एक नई चुनौती यह भी देखने को मिलने वाला है। हाँ, तो ये भी एक नया प्रयोग वो करने जा रहे हैं। ये भी एक प्रयोग है, जो जी। प्रयोग इलेक्टोरल जो एक्सपेरिमेंट्स बीजेपी कर रही है, चुनाव के बीच में जो करती है, वो चुनाव होने के समय तैयारी उसकी पहले से रहती है, उसके पास लोगों के नाम रहते हैं, संभावितों के नाम रहते हैं। यहाँ तक कि आरजेडी को हो सकता है कि नहीं पता हो बिहार में कि किस सीट पर उसके पास कितने संभावित हैं, बिल्कुल। लेकिन बीजेपी के पास हो सकता है पता हो कि आरजेडी के कितने संभावित हैं। हुँ, ये उनके सर्वे में ये भी आता है कि बीजेपी के ये 3 संभावित हैं, आरजेडी के ये 3 संभावित हैं। हुँ, तो बीजेपी को जरूर पता होता है कि आरजेडी के कौन-कौन संभावित हैं और आरजेडी किसको देगी, और जो नहीं दिया जाएगा उसको बागी कैसे कराया जा सकता है, कि वो बिल्कुल। बागी होकर के चुनाव लड़ जाए। तो हुँ, ये एक प्रयोग बीजेपी करती है। एक प्रयोग प्रशांत किशोर ने जो कहा, जिसको आपने भी उसको वो सोशल मीडिया का पोस्ट उनका डाला हुआ है हुँ, हुँ। कि वो अमेरिकन सिस्टम पर, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम के आधार पर कैंडिडेट तय करेंगे, बिल्कुल। जिसमें कैंडिडेट अपने को प्रस्तुत करता है कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ना चाहते हैं राष्ट्रपति, हुँ, और फिर उसके बाद वोटिंग होती है, स्टेट वाइज वोटिंग होती है, वहाँ हर स्टेट में वोटिंग होती है, जिसको प्राइमरीज बोलते हैं। हुँ, ये 1 साल चलता है प्राइमरीज, और इस प्राइमरीज में पार्टी के जो वर्कर होते हैं, जो रजिस्टर्ड वर्कर होते हैं, और रजिस्टर्ड जो सदस्य होते हैं, हुँ, वो लोग पोल करते हैं। वो वोट करके, और फिर जैसे-जैसे कम वोट जिसको आता है वो एलिमिनेट होते जाता है, और अंत में एक व्यक्ति बचता है, जिसको पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में कैंडिडेट चुना जाता है। तो ये बिल्कुल। कन्वेंशन होता है 1 साल की प्राइमरीज के बाद। तो इस हुँ, तर्ज पर वो कह रहे हैं कि हम कैंडिडेट घोषित कर देंगे, 5 कैंडिडेट आ जाएगा हमारी तरफ से, हुँ, ये 5 लोग हैं। इन 5 में से एक विधानसभा में इनमें से किसी एक को चुनना है, और हुँ, उनके पास जो अभी जैसे उन्होंने कहा कि 1 करोड़ सदस्यों के साथ हमारी पार्टी बनने वाली है, तो अब 1 करोड़ सदस्यों का हो सकता है कि उनके पास डाटा बैंक हो, जिसमें 1 करोड़ सदस्य हो, जिनके फ़ोन नंबर और सब कुछ उनके पास हो, उनके बीच हो सकता है वोटिंग कराई जाए। ये भी हो सकता है कि नॉर्मल जो वोटर है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उस वोटर के बीच में ओपन वोटिंग हो, और वो वोटर से अपनी राय पूछी जाए ऑनलाइन कि ये 5 लोग हैं, इनमें से आप किसको कैंडिडेट के तौर पर देखना चाहते हैं। हुँ, जिसको सबसे ज्यादा वोट आए, उसको हम कैंडिडेट बनाएंगे। तो ये प्रयोग है। इस प्रयोग में हमको खाली एक ड्रॉबैक ये दिखता है कि मान लीजिए कि 3 लोगों को 12-12 हजार वोट आ गया, एक आदमी हुँ, को 12,600 है, दूसरे को 12,000 है, तीसरे को 11,500 है। तो बिल्कुल। 12,600 वोट वाला तो कैंडिडेट बनेगा। बाकी हो जाएगा। बाकी 12,000 और 11,000 वाले क्या करेंगे? वो भी तो हुँ, अपने को बराबर पॉपुलर मानेंगे कि हम भी तो उतने ही पॉपुलर हैं। तो जी। उनकी महत्वाकांक्षा जग सकती है वो चुनाव लड़ने की। फिर वो हुँ, बागी होकर के चुनाव लड़ेंगे, उनको कैसे हैंडल करेंगे? हुँ, क्या आइडियोलॉजिकली वो प्रशांत किशोर के प्रति इतने कमिटेड होंगे कि अमेरिका की तरह, जैसे अमेरिका में वो आइडियोलॉजिकली कमिटेड होते हैं लोग। चुनाव आप प्राइमरीज में गए, जैसे भारतीय मूल की निकी हेली जो हैं, वो हुँ, प्राइमरीज में कैंडिडेट थी रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से। जब वो हार गईं, तो हारते ही उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया कि भाई हमारा समर्थन डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। बिल्कुल। विवेक रामास्वामी भारतीय मूल के हैं, बड़े कारोबारी हैं, वो रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट थे। जब वो हार करके बाहर हुए प्राइमरीज में, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया। तो क्या ऐसा होगा कि जो सबसे आगे है बाकी लोग उसको सपोर्ट करेंगे, आइडियोलॉजिकली इतने कमिटमेंट वाले लोग हैं, या ऐसा हो जाएगा कि आप भस्मासुर पैदा कर देंगे 3? जी। एक को तो आपने चुन दिया, और नीचे जिनको देखे 2-2 हजार वोट कम है, वो हुँ, भी अपने को बड़े नेता मानने लगे। उनका हालांकि उसमें कोई बहुत योगदान नहीं होगा। वो तो जो जो प्रशांत किशोर का वोटिंग सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, उसमें वोटिंग होगी। हुँ, लेकिन वो अपने को नेता मानने लगे, और कल को कोई उनके ऊपर हाथ रख दे कि आप लड़िए या निर्दलीय लड़ जाइए, तो जी, वो बिल्कुल। एक थ्रेट पैदा कर सकते हैं, वो एक चुनौती पैदा कर सकते हैं। ये बिहार है, यहाँ तो हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा चुनाव लड़ने की होती है, हर तीसरे व्यक्ति को चुनाव लड़ना होता है। हर तीसरे व्यक्ति को हम बता रहे हैं, बिल्कुल, ये बिल्कुल। एक्सैजरेटेड आंकड़ा नहीं है। हम हर हुँ, तीसरे व्यक्ति को, वहाँ 14 करोड़ में से 4 करोड़ आदमी चुनाव लड़ना चाहता है। हुँ, तो उसमें तो उसको, अगर उसमें आपने किसी को नेता बना दिया, कॉन्स्टिट्यूएंसी के 5 सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से चुन दिया, और उसको 10-12 हजार वोट आ गया, फिर वो उसको रोकना बड़ा मुश्किल होगा। तो हुँ, वो पोटेंशियल एक थ्रेट है, उसको कोई भी आदमी हाथों हाथ ले सकता है। उसको आरजेडी भी ले सकती है, कांग्रेस भी ले सकती है, बीजेपी, जेडीयू भी ले सकते हैं, क्योंकि इस तरह का व्यवस्थित एक्सरसाइज कोई कर नहीं रहा है। हुँ, ऐसा ना हो कि आप कच्चा माल सप्लाई करने वाली फैक्ट्री बन जाए, कच्चा लीडर सप्लाई करने की फैक्ट्री बन जाए। जी। भाई जैसे प्रशांत किशोर तो है ही ना, चुनाव रणनीतिकार सप्लाई करने की फैक्ट्री है ना भाई, हुँ, यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल, बिल्कुल, निकी बिल्कुल। यूनिवर्सिटी से निकले हुए तमाम लोग जो अभी चुनाव लड़वा रहे हैं पूरे देश में। जी। एक समय हम लोग कहते थे कि देश का सारा पत्रकार जो है वो जनसत्ता से निकलता है, जनसत्ता की हाँ, हाँ। हुँ, प्रयोगशाला से। और हुँ, बिहार में जैसे लोग कहते हैं कि भाई सोशल मीडिया का आदमी लाइव सिटीज से निकला हुआ है, जहां बिहार झारखंड जा करके वो काम कर रहे थे, वहाँ कहीं देख ना रहा कहीं था कि जी, मैक्सिमम बिल्कुल, लोगों का जो है लाइव सिटीज का लिंक मिल जाएगा, कि शुरू बिल्कुल। में जुड़े थे, थोड़े दिन जुड़े या ज्यादा दिन जुड़े।
हम्म। एक एक्सपीरियंस ले लेता है आदमी और तकनीकी रूप से चीजों को समझ जाता है, फिर उसके बाद उसको उसकी महत्वाकांक्षा जग जाती है। तो मैंने ये एक व्यक्ति से जाना मैंने एक व्यक्ति से जाना जो जनसुराज पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो मुझसे मिलने आए थे। मैंने पूछा कि आपने अपनी दावेदारी कैसे प्रस्तुत की? तो उन्होंने हम्म कहा कि देखिए, सबसे पहले 5,000 सदस्य बनाने पड़े, हम्म सहमति पत्र। और देखिए, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन सहमति पत्र जो भर रहा है उसका हस्ताक्षर होना चाहिए। उन्होंने जमा किया। उसके बाद उनका जो कॉल सेंटर है वह उसको चेक करता है कि जिस व्यक्ति के नाम का सहमति पत्र है, क्या उसने जनसुराज पार्टी की सदस्यता बनना स्वीकार किया है कि नहीं किया है। वोट देंगे नहीं देंगे यह नहीं पूछा जाता है कि वो बने हैं कि नहीं बने। और यदि 10% से अधिक आंकड़ा गलत निकला, मतलब जो दूसरी पार्टियों में होता है कि फॉर्म घर में बैठकर भर दिए दिया तो आपकी जाता है। दावेदारी वहीं खत्म। तो यदि 5-5 हजार फॉर्म भरवा रहे हैं सहमति पत्र, तो एक विधानसभा क्षेत्र में कर रहे 5 उम्मीदवार, कम से कम 25,000 लोगों के पास इन 5 उम्मीदवारों ने, जो अधिक भी लोग हैं जो 5,000 नहीं 10,000 भरवा दे रहे हैं, ठीक वे बात है। हाँ, हाँ। ये पहुंचा तो दे रहे हैं कि हाँ जनसुराज है, एक पार्टी है और उसकी विचारधारा ये है, इसके नेता प्रशांत किशोर हैं। तो यह भी एक, देखिए, यदि डाटा माइनिंग और डाटा कलेक्टिंग दोनों की बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। हाँ, तो वो फिर ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना, ये बिहार के लिए नया प्रयोग है, देश के लिए नया प्रयोग है। जी, लेकिन जो व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है, 5,000 लोगों से बिल्कुल, सहमति पत्र भरवा रहा है, वो सारे सब कर रहा है, मेहनत कर रहा है। फिर वो चुनाव के समय अगर उसको टिकट नहीं होती है, तो बिल्कुल। वो बैठ करके और आपके ऑफिशियल कैंडिडेट को सपोर्ट करे, ये सुनिश्चित करना सबसे बड़ी बात होती है। आजकल ये हुँ, बड़ा मुश्किल काम होता है। देखिए, हम लोगों ने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने कितनी जगह अपने पार्षदों से हलफनामा भरवाया, एफिडेविट लिया। हुँ। लेकिन उसके बावजूद एफिडेविट लेने के बावजूद भी दल-बदल कर लिया लोगों ने, तो आप क्या कर लीजिएगा? और बिहार में तो कहा जाता है ना कि भाई की तरक्की से भाई खुश नहीं होता है। यहाँ हाँ, तो भाई कुछ नहीं होता उम्मीदवारी है। की बात हो जाएगी। जी, यहाँ तो उम्मीदवारी और वो भी अनजान आदमी की जो बिल्कुल। कॉम्पिटिशन जो आपका कॉम्पिटिटर है, आप हुँ, उसको क्यों सपोर्ट करेंगे? आपके पास अगर 5,000 आदमी का समर्थन है, तो आप 5,000 का समर्थन लेकर के दूसरे को क्यों देंगे समर्थन? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एक बड़ी चुनौती होगी। ये एक नए तरह की राजनीति है और ये होता भी है जब आप कोई नया प्रयोग करते हैं, तो उसमें सफल होना, कुछ उसमें सेटबैक होना, ये सब चलता रहता है। हुँ, उसके बारे में क्या सोचते हैं प्रशांत किशोर, ये भी समझना होगा कि उसके बारे में उन्होंने क्या सोचा हुआ है, क्योंकि बाकी पार्टियों की भी नजर इस प्रयोग पर होगी। सब देख रहे होंगे कि अगर वो अच्छा कैंडिडेट उनके पास 5 है और हुँ। एक को वो लड़ाते हैं, तो 4 में से किसी को हम लोग भी ले सकते हैं। ये भी संभावना है कि लोग इस हाँ, पर भी लेकिन देख उनकी अब वैकेंसी कितनी है यह भी देखना होगा ना। देखिए, हाँ, सबसे बड़ी वही। समस्या ये है कि बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी में नए लोगों के लिए वैकेंसी ही नहीं है। सबसे बड़ा संकट तो इन पार्टियों में यही है ना कि हाँ, तो लगातार लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं या हार रहे हैं। तो बिल्कुल इनका ठीक बात है। वैकेंसी नहीं। जी, तो हाँ, चलिए बिहार तो की चर्चा हम जी, बिल्कुल, आप कुछ कर रहे हाँ थे। जी, वही ये सब चीजें हैं, नए प्रयोग होंगे जो जो अमित शाह एक प्रयोग कर रहे हैं, जो हमने जी, कहा कि अब पेटेंट कराने लायक प्रयोग हो गया है, वो बड़े पैमाने पर आजमाया जाएगा। बिल्कुल। और अब ये और उसमें मास्टर हो जाएंगे 2-3 चुनाव के बाद, तो एक वो थ्रेट होगा उस एनडीए के तरफ से, इंडिया ब्लॉक के लिए भी और प्रशांत किशोर की तरफ के लिए भी। और प्रशांत किशोर का जो प्रयोग है, वो एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों के लिए एक चैलेंज होगा कैंडिडेट चुनने में, कैंडिडेट के सिलेक्शन में। तो अब बहुत दिलचस्प होगा बिहार का चुनाव। अब चलिए, क्या तो कहा देखिए, दिलचस्प होगा, नया प्रयोग है, नई चुनौती है। आगे क्या होगा? देखिए, नीतीश कुमार के चेहरे की तेज चमक कितनी बनी रहती है, कितनी बुझती है। सबसे बड़ा सवाल बिहार के लिए यही है। तो आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें, तो पेज को लाइक कीजिएगा। ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।